हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं पिछली भर्ती में आए हुए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस की। इससे पहले हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर टैग। यानी हमारी जो HTML जो लैंग्वेज होती है उसमें टैग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के टैग होते हैं? दो प्रकार के HTML लैंग्वेज में। एक तो होता है एम्पटी टैग यानी खाली, और दूसरा कौन सा होता है? कंटेनर टैग। एम्पटी टैग तो हमारे वो टैग होते हैं जो शुरू तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, यानी ओपन तो होते हैं लेकिन इस प्रकार वो क्या नहीं होते हैं? क्लोज नहीं होते हैं। जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं वो तो कौन से टैग कहलाते हैं? कंटेनर टैग कहलाते हैं। लेकिन वो टैग सिर्फ ओनली इस प्रकार ओपन होते हैं लेकिन इस प्रकार क्लोज नहीं होते, वो कौन से टैग कहलाते हैं? एम्पटी टैग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा टैग पूछा है? कंटेनर टैग पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बॉडी जो टैग होता है वो स्टार्ट भी होता है यानी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एट्रीब्यूट इन अनदर टैग ए इज यूज्ड टू शो द हाइपरलिंक। यानी हमारी जो HTML जो लैंग्वेज होती है उसमें हाइपरलिंक बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग का उपयोग करते हैं। कौन से टैग का? एंकर टैग के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। किसके बाद में? यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? href। यानी ये हमारा क्या है? एक एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से हम लोग HTML में क्या बना सकते हैं? एक लिंक बना सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है src। यदि हम लोगों को HTML पेज में या वेब पेज में यदि हम लोगों को इमेज लगानी है यानी पिक फोटो लगानी है तो कौन से टैग का यूज करेंगे? src का। लिंक बनाने के लिए कौन से टैग का? एंकर टैग का। और उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट का? href का। ओके, और इमेज के लिए किसका यूज करेंगे? src का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फिर स्पेस दिया हुआ है, इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए GIF। GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखिए, यानी GIF हमारा क्या होता है? एक छोटा सा एनिमेशन होता है। उस GIF के अंदर यानी एम्बेडेड का मतलब होता है इनबिल्ट एक प्रोग्राम होता है जो हमारे प्रोग्राम के लिए या हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वेब बग होगा। तो थोड़ा सा इस वेब बग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चीज क्या होती है। यहाँ पर वेब बग की डेफिनेशन दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। वेब बग कॉल्ड ए वेब बीकन, यानी वेब जो बग होता है उसको वेब बीकन, पिक्सल टैग, क्लियर GIF, इनविजिबल GIF भी बोलते हैं। तो ये वेब बग के दूसरे नाम है, अनदर नेम्स ऑफ वेब बग। ओके, इट इज ए मेथड फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर टू ए थर्ड पार्टी वेबसाइट। यानी जो वेब बग या वेब बीकन यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए वो सारे के सारे क्या है कि एक मेथड है, एक तरीका है जो हमारे कंप्यूटर की सूचना है वो किसी दूसरे इंसान को या दूसरे कंप्यूटर को पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि वेब बग को और किस किस नाम से जानते हैं। ओके, हमारे ऑप्शन में कुकीज भी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कुकीज आर स्मॉल फाइल्स दैट आर प्लेस्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट्स दैट यू विजिट। यानी जब हम इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो वेबसाइट या वो वेब सर्वर हम जिस भी पेज पे जाते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको वो कैच करके एक फाइल में स्टोर कर लेता है और उसका नाम क्या है? कुकीज है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आगे। कुकीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रैक योर ऑनलाइन एक्टिविटी सच एज द वेबसाइट यू विजिट एंड ही एड्स यू क्लिक ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू शो योर टारगेटेड एड्स। यानी जब हम लोग इंटरनेट चलाते हैं यानी वेबसाइट चलाते हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं और क्या क्या देखते हैं, तो वो सारी चीजें कुकीज में स्टोर हो जाती हैं। और उसी की बेस पर हम लोगों ने देखा होगा कि जिस चीज पर हम लोग क्लिक करते हैं उसी चीज से रिलेटेड ऐड है वो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में दिखाने लगते हैं। तो ये वैसे सारा जो कमाल है वो आजकल किसका होता है? कुकीज का होता है। तो ये कुकीज हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और ये बेकार भी होती हैं, दोनों ही प्रकार की कुकीज होती हैं। ओके, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल स्पैम का। तो ये 22 जनवरी को एक एग्जाम लगा था आरकेसीएल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम लगे उसके क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। तो स्पैम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग
स्पैम, ईमेल स्पैम, यानी इसको हम लोग जंक मेल के नाम से भी जानते हैं। किसको? ईमेल स्पैम को। इसको हम लोग अनवांटेड मेल के नाम से भी जानते हैं और इसको अनसोलिसिटेड मेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो मेल होते हैं जो कोई कंपनी होती है या अन्य कोई पर्सन वगैरह होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपना एडवर्टाइज करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए हम लोगों को मेल वगैरह भेजते रहते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। यानी कहने का मतलब सीधा सा यही है कि वो मेल जो हमारे किसी काम के नहीं होते, अनचाहे जो मेल होते हैं, उनको स्पैम, जंक मेल, अनवांटेड मेल या अनसोलिसिटेड मेल भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज नोन एज। ये बड़ी साधारण सी बात है कि मान लीजिए ये इंटरनेट है, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर है। अब इंटरनेट से कोई फाइल आ रही है तो वो डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, तो इंटरनेट से जब कोई फाइल हमारे पास आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। और हमारे कंप्यूटर से यदि कोई फाइल जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपलोडिंग बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल आ रही हो तो उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग। और यदि हमारे कंप्यूटर से कोई फाइल जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपलोडिंग बोलेंगे। ओके, आगे यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है वेब लिंकिंग का। तो वेब लिंकिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कई बार कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर हम लोगों को कुछ लिंक मिलते हैं और जैसे ही हम लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज या दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो वेबसाइट पर जिस वर्ड पे या जिस इमेज पे जो लिंक बना होता है तो उसे इंटरनेट की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? वेब लिंक बोलेंगे। ओके, तो ये होता है वेब लिंकिंग या वेब लिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ये भी 22 जनवरी के RKCL के एग्जाम में आया हुआ था। तो वो एग्जाम छोटा नहीं होता है, उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दूसरे एग्जाम में जरूर मिलेंगे। URL, तो URL की फुल फॉर्म हमने देख ली, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? वैसे साधारण सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। तो कोई भी हमारी जो वेबसाइट होती है, कोई भी हमारी जो वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। तो हमारी कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। जिनको नहीं पता वो एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पर हमारा जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? देख लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑन ए मैकेनिज्म फॉर रिट्राइंग इट। ओके, तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। ये हमारे ई कॉमर्स का क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है, यानी इसकी कुछ स्टेप होती हैं। यानी जब हम लोग कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसकी क्या होती है? कुछ स्टेप होती हैं। तो इनमें ये पूछा गया, यदि एग्जीक्यूशन जो स्टेप आ गई, इसके बाद में कौन सी स्टेप आएगी? तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये ट्रेड जो साइकिल होता है वो होता क्या है ई कॉमर्स के अंदर। देखिए, ये हमारा एक ट्रेड साइकिल होता है जिसमें ये कुल यहाँ पर 4 जो पॉइंट होते हैं या 4 जो साइकिल होते हैं वो होते हैं। एक तो होता है प्री सेल्स, एक होता है एग्जीक्यूशन, एक होता है सेटलमेंट और एक होता है आफ्टर सेल्स। तो प्री सेल्स आप लोग जानते होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स लाइक सर्च एंड नेगोशिएट। यानी जब हम लोग ऑनलाइन किसी चीज को सर्च करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में या कौन सी साइकिल में आता है? प्री सेल्स में आता है। और नेगोशिएट का मतलब होता है उस सप्लायर से बात करना जो जिस चीज को हम लोग खरीद रहे हैं उसके ओनर से बात करना, क्या कहलाता है? नेगोशिएट कहलाता है। ये आप लोग पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। प्री सेल के बाद में हमारा कौन सा आता है? एग्जीक्यूशन आता है। दिस पेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। यानी हम लोगों को जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। और ऑर्डर करने के बाद में हमारे पास क्या आती है? डिलीवरी आती है। तो क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एग्जीक्यूशन के बाद ही पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेटलमेंट होगा। लेकिन देख लेते हैं कि सेटलमेंट होता क्या है। दिस पेज कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट। यानी जब हम लोग किस चीज को ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद में हम लोग पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो चाहे कुछ भी और हो। तो उस चीज को हम लोग, या वो जो फेज होता है, वो जो साइकिल होता है, वो किससे बनाता है? सेटलमेंट। और सेटलमेंट के बाद में क्या आता है? आफ्टर सेल। यानी कोई चीज हम लोग खरीद लेते हैं, उसकी जो गारंटी वगैरह होती है, तो वो कौन सी साइकिल में आएगी? आफ्टर सेल। हो सकता है आगे के एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई एग्जीक्यूशन से पहले का वाला साइकिल कौन सा होता है? तो प्री सेल्स। तो ये जो 4 साइकिल है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। ये हमारा ई कॉमर्स का रिलेटेड ई कॉमर्स का क्वेश्चन है। ओके,
43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेटलमेंट होगा। ओके, तो ये ऑप्शन सारे हम लोगों ने देख लिए बारी बारी से, एक बार उनको पढ़ लेना आप लोग। ये टॉपिक हमारा ई कॉमर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विसेज। ये क्वेश्चन भी हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि नीचे कुछ सर्विस दी गई है और उनमें से ये पूछा गया है कि G2C से संबंधित नहीं है। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो देख लीजिए, ई वीजा G2C होता है, यानी वीजा गवर्नमेंट की एक सर्विस है, पुलिस पोर्टल भी गवर्नमेंट की सर्विस है और ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट की क्या सर्विस है। और यहाँ पे एक दिया हुआ ebay.com, ये क्या एक वेबसाइट है जो पर्टिकुलर किसी ऑनर की होती है। तो ये हमारा G2C का क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, EFT स्टैंड्स फॉर। EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ट्रांसफर बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली इज। यानी ऐसा कौन सा मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है वायरस से रिलेटेड यानी खतरनाक प्रोग्राम जो अपने आप की रेप्लिकेट यानी ऑटोमेटिक कॉपी नहीं करता है या पुनरावृत्ति नहीं करता, वो कौन सा प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे हैं वायरस, सारे के सारे क्या है, वायरस है। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप की कॉपी नहीं करता है या पुनरावृत्ति नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा। लेकिन वो ज़ॉम्बी ये होते क्या, इनको हम लोग थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये अभी हमने जो आईए 2018 का जो क्वेश्चन देखा है ये MP पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है 23 दिसंबर 2017 के। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग जो पीछे के जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से सोल्व कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन की डिटेल दी हुई है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से इन चीजों को पढ़िए। देखिए वायरस, तो वायरस क्या होता है, वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। यानी वायरस आप लोग जानते हो, तो ये अपने आप की क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है। ओके, वॉर्म भी क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, वॉर्म भी हमारा क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस होता है जो अपने आप की क्या करता रहता है, रेप्लिकेट यानी अपने आप की कॉपी करता रहता है। ओके, आगे दिया हुआ यहाँ पे ज़ॉम्बी ये इसका थोड़ा सा अलग है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। फिक्शनल जानते हो आप लोग, यानी जो हमारी आंखों में जो धोखा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर से संबंधित क्या होता है कि वायरस होता है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ओके, आगे कुछ वायरस के नाम हैं जो हमारे ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये एग्जाम वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं। यदि आप लोगों के पास टाइम है तो पूरा देखिए। स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट एड्स इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। यानी स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में आने के बाद हमारी नॉलेज के बिना यानी हमारी नजरों से छुपकर हमसे संबंधित जो भी जानकारी होती है उसको इकट्ठा कर लेता है। आगे देखिए, स्पाईवेयर कैन मॉनिटर एंड लॉग द एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म इन ऑन ए टारगेट सिस्टम लाइक लॉग की स्ट्रोक्स और गैदर क्रेडिट कार्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो जो अलग अलग जो वायरस होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो स्पाईवेयर क्या करेगा, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखेगा। ओके, हम लोग जो भी कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे वो सारी की सारी चीजें क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और उस इंसान के पास भेज देता है जो इंसान हमारे कंप्यूटर पे नजर गड़ाए हुए है। ओके, आगे देखिए, एडवेयर। तो एडवेयर भी हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में जब इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ पॉपअप या कुछ बैनर वगैरह हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और भूल से हम लोग कई बार उनके ऊपर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और जो उनको काम करना होता है वो काम करके वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल से देखा है, तो इनको आप लोग एक बार दोबारा देख लेना, इनको लिख लेना, अच्छे से इनको रिपीट करना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, XLL डेफिनेशन इज यूज्ड अलॉन्ग विद XML टू स्पेसिफाई। यानी जो XML है उस XML में XLL का क्या रोल है, यानी क्या कर सकता है, ये देखिए एक बार। इसका थोड़ा सा एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप लोगों की आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी हमारा जो XML होता है, इस XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इस XML जो लैंग्वेज है इसका जो उपयोग होता है वो किसी अदर लैंग्वेज के साथ अपने जो वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज का, XML।
और XML के साथ यदि हम लोग किसका यूज करें, XLL, तो XLL का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंसिबल लिंकिंग लैंग्वेज। क्या होती है, एक्सटेंसिबल लिंकिंग लैंग्वेज। अब आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि XML के साथ XLL का क्या उपयोग होगा। तो साधारण सी बात है, यानी XLL है, इसका जो उपयोग होगा वो किसी न किसी अदर पेज को या अदर डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 नंबर होगा, यानी डी होगा। द लिंक्स विद अदर डॉक्यूमेंट्स, नाम से पता लग रहा है, इनको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग किसी टॉपिक को देखकर उसके बारे में डिटेल से सर्च कर सकते हैं, यानी उसका URL सर्च कर सकते हैं। तो साधारण सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी, यानी विंडोज होगा। विंडोज क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम ए यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर रिजल्ट इज। यानी यहाँ पर यह बोला गया है कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो यूजर से इनपुट लेता है लेकिन वो अपना खुद का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी का रिजल्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी देता है। तो ऐसा जो सर्च इंजन होता है वो कौन सा होता है, मेटा सर्च इंजन होता है। कौन सा सर्च इंजन होता है, मेटा सर्च इंजन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बात कर लीजिए, देख लीजिए। मेटा सर्च, a meta search engine is a search tool that uses other search engines data to produce their own results from the internet। यानी मेटा सर्च इंजन हमारा एक सर्च इंजन टूल है, जो या सर्च इंजन बोल सकते हैं, जो यूजर से क्या लेगा, डेटा लेगा और किसी अन्य सर्च इंजन को क्या करेगा, वो डेटा दे देगा और अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर वापस किसको दे देगा, यूजर को दे देगा। किसको दे देगा, यूजर को। तो ये काम किसका है, मेटा सर्च इंजन का ये काम है। ओके, आगे यहाँ पे एक हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस सर्च इंजन। तो एडवांस सर्च इंजन क्या करता है कि फिल्टर करता है किसी डेटा को, यानी जो भी हम लोग सर्च इंजन में कोई चीज सर्च करते हैं उसको वो फिल्टर करके हम लोगों को रिजल्ट देता है। ओके, नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है बुलियन सर्च। तो बुलियन सर्च आप लोग जानते होंगे कि बुलियन वगैरह आप लोगों का पढ़ा होगा, ऑपरेटर पढ़ा होगा, बिटवाइज ऑपरेटर। तो वहां पर बुलियन सर्चिंग वो क्या करता है कि ये ऑपरेशन लगाकर हम लोगों को रिजल्ट देता है, एंड और नोट। जिस प्रकार मान लीजिए हम लोगों को कोई दो चीज चाहिए तो एंड, दो में से कोई एक चीज चाहिए तो और। आगे बात समझ में। तो बुलियन सर्च इंजन एंड और नॉट ऑपरेटर लगाकर हम लोगों को क्या देगा, रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड एज। यानी जब हम लोग सर्च इंजन में कोई भी रिजल्ट सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये रिजल्ट की क्या आ जाती है, एक पेज आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड टू सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। यानी उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, SERP, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, B आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकवरी टेक्निक। यानी ये हमारी डेटाबेस का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से रिकवरी टेक्निक कौन सी नहीं है। यानी मान लीजिए हमारा डेटाबेस है वो किसी कारणवश फेल हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटाबेस फेल हुआ है वो रिकवर हो जाए, यानी वापस आ जाए। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक नहीं है, इनमें से 3 तो ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम लोग डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी सहायता से हम रिकवर नहीं कर सकते। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि चीजें होती क्या है, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। यदि आप लोगों के आगे कभी ये क्वेश्चन आएगा या इनमें से किसी ऑप्शन के बारे में आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके पास पूरा टाइम है तो इस चीज को देखिए पूरा। डेफर्ड अपडेट, इट इज ए टेक्निक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स ऑफ द DBMS। यानी जो डेफर्ड अपडेट है वो एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, ट्रांजैक्शन फाइल को मेंटेन करने की। किसको, ट्रांजैक्शन फाइल को मेंटेन करने की, और किसके अंदर, DBMS के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो अंडू रीडू टेक्निक। यानी डेफर्ड जो अपडेट है इसको नो अंडू रीडू के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर्स दैट अक्स ड्यू टू पावर मेमोरी और एज फेलियर्स। देखिए, जो डेफर्ड अपडेट है वो हमारी क्या एक रिकवरी टेक्निक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। यदि DBMS में किसी भी प्रकार से यदि कोई फेलियर आ जाए तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था
तो उसका आंसर डेफिड अपडेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक है कि रिकवरी टेक्निक। आगे पढ़िए इसको। इन ए डेफिड अपडेट द चेंजेस आर नॉट अप्लाइड इमीडिएटली टू द डेटाबेस। यानी ये एक रिकवरी टेक्निक है जरूर, लेकिन इसकी सहायता से जो भी फेलियर होगा उसको हम लोग इमीडिएट डेटाबेस में चेंज नहीं कर सकते। तो इमीडिएट यदि चेंज करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग? इमीडिएट अपडेट का। आगे पढ़िए इसको। कंसेप्ट ऑफ बफरिंग एंड कैशिंग आर यूज्ड इन डेफिड अपडेट। यानी जो डेफिड जो अपडेट है वो बफरिंग का और कैशिंग का उपयोग करती है। किसके लिए? अपडेट मेथड के लिए। ओके, अब हम लोग आगे बात करें इमीडिएट अपडेट की। इमीडिएट अपडेट इट इज ए टेक्निक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन लॉग फाइल इनटू द डीबीएमएस। देखिए डेफिड अपडेट और इमीडिएट दोनों जो हैं वो टेक्निक हैं ट्रांजैक्शन लॉग फाइल को मेंटेन करने के लिए। किसमें? डीबीएमएस में। लेकिन जो डेफिड जो अपडेट है उसको तो नो अंडू रीडू, लेकिन इमीडिएट जो अपडेट है उसको अंडू रीडू टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो इनके दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ध्यान रखना आप लोग। इमीडिएट अपडेट का उपयोग भी क्या होता है? रिकवरी के लिए किया जाता है, और डेफिड अपडेट का उपयोग भी किसके लिए किया जाता है? रिकवरी के लिए किया जाता है। जो इमीडिएट जो अपडेट है वो क्या कर देता है? इमीडिएट अपडेट कर देता है यदि कोई चीज फेल हो जाती है तो। लेकिन इमीडिएट अपडेट कौन नहीं करता है? डेफिड अपडेट नहीं करता है। ठीक है। जो इमीडिएट जो अपडेट है वो शैडो पेजिंग का उपयोग करता है, और जो डेफिड अपडेट है वो किसका यूज करता है? बफरिंग का और कैशिंग का। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे टू फेज कमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन ऑफ टू द डेटाबेस इज नोन एज। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग डेटाबेस में किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, तो उस समय कोई स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए यानी रन हो जाए, तो डेटाबेस में ऐसी जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वैसे उसे तो हम लोग ट्रिगर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिगर एक्चुअली में होता क्या है। ए ट्रिगर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज प्रोसीजर दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एन इवेंट अकर्स इन द डेटाबेस सर्वर। यानी ट्रिगर ऑटोमेटिक तब चलेगा जब डेटाबेस सर्वर में किसी भी प्रकार का कोई इवेंट अकर होगा यानी इवेंट आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में हम लोगों ने किसी स्टूडेंट के क्या किए हैं? मार्क्स एंटर किए। हम ये चाहते हैं कि जैसे इस बच्चे के मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएं सभी सब्जेक्ट्स के, उसके बाद में इसका ऑटोमेटिक क्या जाए? टोटल आ जाए। तो ये जो इवेंट घटित होगा मार्क्स देने के बाद में टोटल आएगा, ये किसकी वजह से हो पाएगा? ट्रिगर की वजह से हो पाएगा। तो ट्रिगर हम लोग किसी स्पेशल डेटाबेस पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में दिया हुआ है असर्शन। असर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग एसक्यूएल में काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग एसक्यूएल में जो भी स्टेटमेंट लिखें या जो भी काम करें वो किसके तहत हो? एक कंडीशन के तहत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में हम लोग ये मान लीजिए कि एम्प्लॉय की सैलरी डाल रहे हैं। ठीक है, किसकी सैलरी डाल रहे हैं? एम्प्लॉय। हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में सिर्फ ओनली वही एम्प्लॉय आए जिनकी सैलरी 20,000 से कम है। कितने से कम है? 20,000 से कम है। तो इस टेबल में एम्प्लॉय की लिस्ट देने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? कंडीशन लगा रहे हैं कि सैलरी उसकी हो कितने से कम? 20,000 से कम। तो ये जब कंडीशन लगाएंगे तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी? असर्शन की। तो असर्शन जो स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि हमारा जो एसक्यूएल जो डेटाबेस होता है उसमें किसी कंडीशन के तहत डेटा को एंटर करने की परमिशन देता है। ओके, आगे देखिए, हमारे ऑप्शन में एक दिया हुआ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम लोग फॉरेन की के नाम से भी जानते हैं। किसको? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को किस नाम से? फॉरेन की के नाम से। देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है। कितने टेबल है? दो। ये दोनों जो टेबल है वो किसी एक कॉमन एट्रीब्यूट से जुड़ी हुई है। इसमें मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट रोल नंबर है। एक तो क्या है? स्टूडेंट आईडी, और एक क्या है? स्टूडेंट रोल नंबर। दूसरे टेबल में बच्चे के रोल नंबर है और इसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स के। तो ये दोनों जो टेबल है वो रोल नंबर के थ्रू जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें भी रोल नंबर सेम है और इसमें भी रोल नंबर सेम है। इसमें बच्चे की आईडी है और साथ में क्या? रोल नंबर है। तो आईडी और रोल नंबर दोनों ही प्राइमरी की का रोल निभाते हैं। कौन सी की का? प्राइमरी की का। ठीक है, लेकिन जो रोल नंबर है वो इसमें सेकंड प्राइमरी की बन रहा है, लेकिन दूसरी टेबल में ये क्या कर रहा है?
क्या बन रहा है, प्राइमरी की बन रहा है। तो ऐसी की जो पहली टेबल से दूसरी टेबल में जाए की और वो दूसरी टेबल की कौन सी की बन जाए, प्राइमरी की बन जाए, तो उसे हम लोग या तो फॉरेन की बोलेंगे या उसे क्या बोलेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, यदि आप लोगों की ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम लोग जैसे ही डीबीएमएस का ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वहां पे ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रिस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए हमारा कोई डेटाबेस है वो क्या हो गया, फेल हो गया, और जब फेल होने के बाद में उस डेटाबेस को वापस वैसी ही स्थिति में ला रहे हैं जैसे हमारा था, तो ऐसी कौन सी टेक्निक से पॉसिबल है, तो ऐसा कौन सी टेक्निक से पॉसिबल है, रिकवरी स्कीम से। तो अपना जो 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी रिकवरी स्कीम की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा कोई भी डेटाबेस यदि फेल हो गया है तो उसके बैकअप को वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में वापस वैसा का वैसा क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड सिमुलेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। यानी यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं और उनकी क्या पूछी हम लोगों को, कैटेगरी पूछी है। तो ड्राइंग और फोटोग्राफ्स या मूवीज ये किस में नहीं हो सकते, टेक्स्ट में नहीं हो सकते, और किस में नहीं हो सकते, इमेज में, क्योंकि मूवीज किस में नहीं हो सकती, इमेज में नहीं हो सकती। अब बचा या तो एनिमेशन या क्या होगा हमारा, ग्राफिक्स। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राफिक्स होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड सिमुलेशंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। यानी यहाँ पर हम लोगों को कुछ नाम दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ड्राइंग और फोटोग्राफ्स वगैरह ये किस में नहीं आ सकते, एनिमेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ड्राइंग और फोटोग्राफ क्या होती है, एक फिक्स चीज होती है, यानी एक स्थायी चीज होती है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फिक्स या स्थायी चीज है उसको डायनामिक बनाना, यानी गति देना ही क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। ओके, इमेज, ड्राइंग और फोटोग्राफ्स इमेज हो सकते हैं लेकिन मूवीज क्या नहीं हो सकती, इमेज नहीं हो सकती, ये कॉमन सेंस की बात है। इसी प्रकार टेक्स्ट है वो मूवीज वगैरह ये नहीं हो सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राफिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर एंड फिर स्पेस दिया हुआ है, आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी हमारा जो कंप्यूटर जो ग्राफिक्स होता है उसके अंदर ग्राफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है, वेक्टर, और दूसरा कौन सा होता है, रास्टर होता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि वेक्टर और रास्टर होता क्या है। देखिए, रास्टर ग्राफिक्स, ये जो ग्राफिक्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं पिक्सल पे, किस पे, पिक्सल पे। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि हमारी इमेज या जो फोटो होती है उसको मापने की जो इकाई होती है, मेजरमेंट जो यूनिट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल। तो पिक्सल वाली जो ग्राफिक्स या इमेज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रास्टर बोलते हैं। ओके, और ये हमारी जो वेक्टर जो ग्राफिक्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं एक तो शेप पे, कलर पे और उनके बॉर्डर पे। आगे बात समझ में। तो जो वेक्टर होते हैं उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो वो तो कौन सी ग्राफिक्स होंगी, वेक्टर होंगी, और जो पिक्सल पे जो काम करेंगे वो कौन सी होंगी, रास्टर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। यानी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, यानी इस प्रकार या इस प्रकार हम लोग किसी भी प्रकार बोल सकते हैं, इस प्रकार या इस प्रकार जो भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एस्पेक्ट रेशो। ओके, स्पेस दिया हुआ है, इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ब्रिक्स एंड मोर्टार रिटेल दैट स्टोर्स टू सेंड मैसेज डायरेक्टली टू द स्मार्टफोन्स ऑफ देयर कस्टमर्स बाय। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ये ईंट भट्टे रिटेल स्टोर होते हैं, ये अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजते हैं डायरेक्टली, सिर्फ ओनली उन्हीं कस्टमर के पास मैसेज जाएगा जो उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, देखिए उनके बारे में। एक दिया हुआ यहाँ पे बिटकॉइन। बिटकॉइन नहीं हो सकता, आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है। ओके, बिग डेटा हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिग डेटा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे बिकन्स या बिजनेस सीआर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिकन होगा। तो इसको देख लेते हैं कि बिकन होता क्या है। देखिए, स्मार्ट बीकन्स ऑल्सो नोन एज ब्लूटूथ बीकन्स, BLE बीकन्स और जस्ट बीकन्स। यानी हमारा जो ये बीकन्स होता है इसको हम लोग ब्लूटूथ बीकन्स या BLE बीकन्स या सिर्फ बीकन्स के नाम से भी जान सकते हैं। होता क्या, आगे देखिए, आर स्मॉल वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस। यानी यह है एक छोटी क्या होती है, ब्लूटूथ डिवाइस होती है, यानी वायरलेस क्या होती है, ब्लूटूथ डिवाइस
होती है दैट ट्रांसमिट ए सिग्नल दैट अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन कैन सी। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि बीकन होती है वो हमारी एक ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी एक डिवाइस होती है जो सिग्नल को ट्रांसफर करती है एक ब्लूटूथ डिवाइस से दूसरी ब्लूटूथ डिवाइस तक। आगे देखिए, बीकन डिवाइसेस डोंट ट्रांसमिट रैंडम सिग्नल। यानी ये हमारा जो बीकन जो टेक्नोलॉजी होती है या बीकन जो डिवाइस होती है वो रैंडम डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है, यानी हर एक बंदे को डेटा ट्रांसफर नहीं करती है। इट इज ट्रांसमिटिंग ए यूनिक आईडी नंबर दैट टेल्स द लिसनिंग डिवाइस विच बीकन्स इट इज टू नेक्स्ट टू। देखिए इसका क्या मतलब है, यानी बीकन्स टेक्नोलॉजी उसी के पास डेटा सेंड करेगी जिसके पास जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसका एक यूनिक नंबर होता है, जिनके पास वो यूनिक नंबर है वो मैसेज उन्हीं के पास जाएगा। ओके, तो बीकन्स क्या होती है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिक नंबर पर ब्लूटूथ डिवाइस की सहायता से क्या कर सकते हैं, डेटा को या मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर स्पेस दिया हुआ है, फैसिलिटी अलाउज कस्टमर्स टू परचेज द आइटम्स दे वांट टू ऑनलाइन एंड pick them up from their physical store, merging the convenience of e-commerce with the benefits of physical retail outlets। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपने कोई चीज ऑनलाइन खरीदी है, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको जाके स्टोर से लानी है। कहां से लानी है? स्टोर से, यानी फिजिकल रूप से आपको लानी है, लेकिन आपने खरीदा कहां से है? ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक तो आपने ऑनलाइन छूट ले ली और एक जिस दुकान पे या जिस स्टोर पे जाओगे वहां पर आप लोगों ने क्या ले ली? छूट ले ली। तो ये दोनों जो सुविधाओं को जो लाभ मिलता है, ये जो कैटेगरी आती है इसको या इस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी आपने छूट ली है वो ऑनलाइन भी ले ली और फिजिकल स्टोर पे जाके भी ले ली। तो ये जो फैसिलिटी वो क्या कहलाती है? देखिए सभी में क्लिक दिया हुआ है तो क्लिक तो आएगा ही आएगा। अब पहला ऑप्शन है क्लिक एंड सेंड। हम लोग किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, सेंड तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है ये आंसर तो हो नहीं सकता। फिर है क्लिक एंड रिजर्व। हम लोग उस चीज को रिजर्व नहीं कर रहे बल्कि खरीद रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे हमारा बी और डी, ठीक है। अब पहले में दिया हुआ है क्लिक एंड परचेज। देखिए यदि हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद रहे होते तब तो हमारा आंसर क्या आ जाता? बी आ जाता। लेकिन हम लोग ऑनलाइन खरीद जरूर रहे हैं लेकिन उसको जाकर कहां से लाना पड़ेगा? फिजिकल स्टोर से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। आ गई बात समझ में? यदि ऑनलाइन खरीद रहे होते तब तो इसका आंसर बी होता, लेकिन हम लोग जाके खुद ला रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, मशीन्स एंड सेंसर्स ऑफ एम्पावरिंग brick and mortar stores by giving them the same access to data that online stores have is a facility falls under which of the following technology। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यानी कुछ डिवाइस होती है, ठीक है, वो उसके पास है रिटेल स्टोर के पास, यानी किसी दुकान वाले के पास है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि यानी ये बंदा है जो ऑनलाइन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑनलाइन। हम ये चाहते हैं कि इस बंदे के पास जो जानकारी है वो इस जो रिटेल स्टोर है ना इसके पास भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर आती है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये होती क्या देख लीजिए एक बार। देखिए द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थिंग। यानी जिस प्रकार हम कोई अपनी फिजिकल वस्तु होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग थिंग बोलते हैं, उसी प्रकार ये जो IoT होती है इनको भी हम लोग वास्तविक में ही क्या बोलते हैं? थिंग बोलते हैं, यानी कोई ना कोई वस्तु बोलते हैं। दैट आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि यानी ये वस्तुएं जब कंपनी में मैन्युफैक्चर होंगी तब इनके ऊपर या तो सेंसर या सॉफ्टवेयर या कुछ टेक्नोलॉजी डाल दी जाती है जिनके द्वारा हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसी जो डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? IoT। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर। यानी जावा हमारी क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। तो ये बोला गया है कि जावा लैंग्वेज की जो कोडिंग करते हैं उसके लिए सुटेबल प्रोग्राम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नेटबीन्स, एडिट प्लस, नोटपैड ये तीनों क्या हैं? जावा कोड एडिटर है। लेकिन हमारा जो MS वर्ड होता है वो जावा कोड एडिटर नहीं होता। अब नेटबीन्स, एडिट प्लस इनके अलावा कौन कौन से जो जावा कोड एडिटर होते हैं उनको देख लीजिए एक बार आप लोग। तो यहां पर ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पर ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जावा कोड एडिटर हैं। इनके अलावा जो विजुअल स्टूडियो आता है वो भी क्या है? जावा कोड एडिटर है, यानी उसमें इन्वायरमेंट ऐसा
मिलता है। ठीक है, और ये जो नेटबिन्स है ये क्या है कि ये लगभग सारे जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब वो होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग में किसी यूजर के द्वारा चेंज किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहां तक हम लोगों के क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो या अदर कुछ पूछना हो तो आप लोग या तो कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।